चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा का जो भूगोल है उसके तीसरे चैप्टर के ऊपर में। और इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। इस चैप्टर के ऊपर में बात कर ले तो ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात कर लिए थे लिंग अनुपात पर, यानी लिंग अनुपात बोले तो सेक्स रेशियो के ऊपर में। बता दें हम आपको कि जनसंख्या संगठन की अगर बात कर ले तो इसमें हम लोग लिंग अनुपात का अध्ययन करेंगे, आयु संरचना का अध्ययन करते हैं, आयु लिंग पिरामिड का अध्ययन भी आपको करना है, और ग्रामीण और नगरीय जो समाज है उसको भी थोड़ी सी देखते चलेंगे, वहां के पॉपुलेशन को भी, साथ साथ व्यावसायिक संरचना के ऊपर में भी देखेंगे। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर्स में लिंग अनुपात को हम आपको कवर करा दिए हैं। आज के वीडियो लेक्चर्स में आयु संरचना और आयु लिंग पिरामिड ये दोनों को कवर करने वाले हैं। आपके बुक्स में जो भी पिरामिड्स यहाँ दिए गए हैं वो लिखे हैं, साथ साथ एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम जोड़ेंगे। और साथ ही साथ हम ये आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं, माइंड इंक्रीज को लेकर के सुनेंगे कि कैसे इसको पढ़ने के बाद एक समझ विकसित हो कि इससे सरकार को क्या बेनिफिट होता है। तो सभी चीजों को देखते चलेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये जो चैनल है, अगर आप नए बच्चे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 11th-12th क्लास के जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चैनल ओपन किया गया है और बिल्कुल न्यू चैनल है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आपके नजर में जो भी इनको जो इस तरह के जो चैनल के जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, या फिर वो आपके साथी हो या फिर भाई हो या बहन हो, तो उनको चैनल के बारे में बताएंगे। टोटल 1 रुपया आपको देना नहीं है। सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बेहतरीन ढंग से बना करके इस पे अपलोड किए जाते हैं। तो वो फ्री में, कहीं भी किसी ऐप पे कोर्स उनको लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्स जब वो कहीं से लेते हैं तो उसमें 1-2 वीडियो लेक्चर्स उनको हो सकता है कि बढ़िया मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे वो जब ले करके पढ़ते हैं तो बीच बीच में बोरिंग होते हैं। लेकिन ये फ्री है, ऐप पे नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो भी हम पढ़ा के चले जाएंगे। हम प्रयास में रहते हैं कि कुछ बेहतर करें। तो आप कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, समझाने के तरीके आपको समझ में आ जाते हैं, तो आप और भी बच्चों को जो है वो बताया कीजिए कि इस तरह का चैनल है, ताकि अगर हमारे भी व्यूज बढ़ेगा तो मनोबल बढ़ेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको फ्री में मुहैया कराएंगे। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो लेक्चर्स को करते हैं शुरू। ये ध्यान में रखेंगे, अब यहाँ पे 2 बात आता है भैया, एक आयु संरचना आता है और दूसरी बात आता है आयु लिंग संरचना। तो लिंग संरचना, जब लिंग की बात हो जाएगी तो केवल यहीं पे चेंज हो जाएगा, स्त्री और पुरुष, यानी स्त्री यानी महिला और पुरुषों की बात हो जाएगी। तो अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये समझ जाएंगे तो ये बड़ा हल्का है। और फिर जब ये समझ जाएंगे तो फिर इसी को हम लोग पिरामिड पे दर्शा देंगे तो आयु लिंग पिरामिड हो जाएगा। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अब यहां बात को समझेंगे। सबसे पहले आता है आयु संरचना क्या है। इस डेफिनेशन के रूप में हम आपको एकदम परिभाषा लिख दिए हैं। हम जब बोलेंगे समझ लेंगे तो इसको आप एकदम समझ के आसानी से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप टीचर्स होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन पूरे समझने के बाद वीडियो को पीछे से कर करके और उसको ऐसे ही आप लिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ध्यान में रखेंगे, सारा चीज एनसीईआरटी का ही बात लिखा गया है। अब बात को समझेंगे। कह रहे ना कि अलग अलग यानी विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। ये बात को ध्यान में रखेंगे। और ये आयु संरचना जो है वो जनसंख्या संगठन की अगर बात कर ले, कॉम्पोजिशन की बात कर ले, तो उसका एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो आप ये भी लिख लेंगे, पहले परिभाषा लिख करके नोट्स में कैसे लिखेंगे कि विविध, या फिर लिखेंगे अलग अलग आयु वर्गों में। अलग अलग आयु वर्गों का मतलब क्या हो गए, वर्गों को 3 वर्गों में बांटते हैं, एक किशोरा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और एक वृद्धा वर्ग। किशोरा वर्ग की बात कर ले सर तो 15 वर्ष से नीचे की जो अवस्था है वो ज्योग्राफी में हम लोग किशोरावर्ष पढ़ते हैं। हालांकि यही आपको होम साइंस पढ़ाया जाएगा, तब वहां हम लोग देखेंगे कि 12 वर्ष तक बाल्या अवस्था होगा और 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक हम लोग किशोरावस्था को मानेंगे। लेकिन आपको ज्योग्राफी में मात्र 15 वर्ष तक किशोरावस्था मानना है। इसके बाद युवावस्था यानी प्रौढ़ावस्था आ जाएगा। सब कड़ी को समझते चलेंगे, लेकिन आपको याद रखेंगे इस चैप्टर के अंदर अगर बात कर ले, ये हम आपको बता दिए कि भारत में अगर बात कर ले तो आयु संरचना को ध्यान में रखते हुए
तीन वर्गों में बांटते हैं, एक किशोरा वर्ग, दूसरा प्रौढ़ वर्ग और तीसरा वृद्धा वर्ग। आप कॉलम को ऐसे खड़ा कर करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, किशोरा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग नीचे, फिर इसके नीचे वृद्धा वर्ग। चलिए वो पहले समझ लेंगे, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए ध्यान में रखेंगे, जब बात कर ले किशोरा वर्ग की तो ये 15 वर्ष से नीचे होते हैं। प्रौढ़ वर्ग की बात कर ले तो ये 15 से लेकर के 59 ईयर्स तक होते हैं, और जब 59 से क्रॉस करेंगे तो 60 वर्ष से अधिक जितने आयु के जो लोग होंगे वो वृद्धा वर्ग में चले जाते हैं। तो यही हम लिखे हैं कि विविध यानी अलग अलग आयु वर्गों में, इसमें अलग जनसंख्या होंगे, इसमें अलग। कोई कोई ऐसे कंट्रियां होते हैं कि जहां पे इसकी संख्या कम होती है और इसकी संख्या ज्यादा होता है। अब एक बात आपको सबसे पहले हम आपको बताते चले कि अभी हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व के संदर्भ में, तो यहाँ किशोरा वर्ग नहीं लिखेंगे सर, इसको अभी हम बाल्यावस्था लिखेंगे। कौन सी अवस्था लिखेंगे? बाल्यावस्था, यानी बालकों की बात कर लेंगे। तो ये बाल्यावस्था आप कह सकते हैं, यानी बालक की अवस्थाएं आप समझ जाइएगा। चलिए ध्यान में रखेंगे, तो 15 वर्ष से नीचे होंगे तो ये बालक वाली अवस्थाएं हैं। ये लोग का काम क्या है? बस खेलना कूदना पढ़ना। तो ये क्या है कि ये दूसरे पर, ये कमाने वाला नहीं है, ये इनकम को एब्जॉर्ब करने वाला आदमी नहीं है भाई। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब कहोगे कि ये तीनों से क्या मतलब है? तो तीनों से मतलब है, अगर सरकार कहीं भी किसी भी देश है, मान लो कोई ऐसा देश है कि जहां पे बाल्यावस्था की स्थितियां ज्यादा अच्छा माने बहुत ज्यादा संख्या में ये है और ये इसकी संख्या कम है, वृद्धा वर्ग की संख्या कम है, तो वहां की सरकार को बुजुर्गों के लिए बड़ी बढ़िया से स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर उनके पेंशन वगैरह की जो व्यवस्था है वहां की सरकार को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या कम है। लेकिन अगर वहां बालकों की संख्या ज्यादा है, 15 वर्ष तक की आबादी ही ज्यादा पड़ जा रहा है, तो वहां की गवर्नमेंट क्या करेगी? तो उसी के डेवलपमेंट के लिए स्कीम लाएगी। जैसे में जहां तहां स्कूल खोलेंगे, बच्चाओं को कैसे शिक्षा उसको देने का काम किया जाएगा, तो ये सरकार पॉलिसी वहां बनाएगी। तो सरकार भी कहीं ना कहीं आयु संरचना से सरकार को भी बहुत फायदा होता है कि कहां के लिए कार्यक्रम कैसा निश्चित किया जाए। समझ रहे बात ना? तो ये आपका बेनिफिट आता है। सभी कड़ी को समझते चलेंगे सर जी। ये आपका पहले हो गया बाल्यावस्था, बालकों की अवस्था लगभग आप समझ जाएंगे 15 वर्ष तक, 15 से लेकर करके 59 वर्ष, ये है आपका प्रौढ़ अवस्था यानी प्रौढ़ वर्ग। इसी को हम कहते हैं युवा वर्ग, और इस जनसंख्या को कहेंगे कार्यशील जनसंख्या। क्यों भाई? क्योंकि ये वर्क करने वाले हैं। और देश की इकोनॉमी की अगर बात कर ले, अर्थव्यवस्था के अगर हिसाब से बात कर ले, तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन वर्ग वाला? तो प्रौढ़ वर्ग। और लगभग देशों में इसकी स्थितियां जो होती है वो सबसे ज्यादा होता है। बात को समझते चलेंगे। अगर कोई भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है तो कौन सी आयु वर्ग पर निर्भर होगी? तो ये कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग है इसी पर निर्भर होता है। बाकी ये दो जो आयु वर्ग आप देख रहे हैं जिसमें बाल्यावस्था और वृद्धा वर्ग आ गया, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं सर, ये इसी कार्यशील जनसंख्या पे निर्भर होते हैं, और इसीलिए ये दोनों को आश्रित जनसंख्या कहते हैं। कैसे जनसंख्या कहते हैं? आश्रित। अब एक बात आप समझते चलेंगे, ये तो हम केवल जनसंख्या की बात कर रहे हैं, महिला और पुरुष की यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही है, केवल जनसंख्या की बात कर रहे हैं। बालक में तो हम फरिया नहीं रहे कि कितने महिलाएं कितने पुरुष। अभी एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप कंट्रियां होते हैं, वहां उनकी कुल आबादी का याद रखेंगे मात्र 20% जो होता है वो 15 वर्ष से नीचे वाले अवस्था के आयु वर्ग के लोग वहां रहते हैं। लेकिन जब ये याद रखेंगे जो विकासशील देश है, थोड़ा सा गरीब टाइप के देश है, अल्प विकसित टाइप का जो अगर देश अगर बात कर ले, तो वहां पर ये जो जनसंख्या है ये 40% के रूप में देखे जाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे कि जब विकसित देश होगा वहां का जन्म दर कम होगा, और जो विकासशील देश होगा वहां का जन्म दर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो ये हम एक आंकड़ा दिए जिससे आपका थोड़ा सा समझ अभी आगे जब पढ़ेंगे पिरामिड तब समझ में आएगा आपको। बस ये आप ध्यान में आ गया आपको। अब ये बात को समझेंगे। आयु लिंग संरचना, अब यहाँ पे लग गया सर जी लिंग। अभी केवल कहेंगे केवल जनसंख्या की बात होगी कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। अब ये जो अलग अलग वर्ग में याद रखेंगे, अलग अलग आयु वर्गों में जो लोग हैं उसमें खाली लिंग कर देंगे कि स्त्री की संख्या और पुरुषों की संख्या जब देखने लगेंगे तो ये आयु संरचना में लग जाएगा आपका लिंग। तो इसको कहेंगे आयु लिंग संरचना। अगर डेफिनेशन लिखना हो, परिभाषा, तो कैसे लिखेंगे?
लिखेंगे कि विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से, याद रखेंगे, आप कह सकते हैं कि आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। समझ रहे बात ना? आप ऐसे लिख लेंगे आयु लिंग संरचना क्या है, तो आयु लिंग संरचना आंसर में लिखेंगे आयु लिंग संरचना से अभिप्राय लिख सकते हैं या तात्पर्य लिख सकते हैं या मतलब, तीनों में से एक कोई वर्ड लिख लेंगे। विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। ये आपका डेफिनेशन हो गया आयु लिंग संरचना का। चलिए अब इसी आयु लिंग संरचना को जब हम एक पिरामिड पे दर्शा देंगे तो ये कहलाएगा आयु लिंग पिरामिड। तो लिखे हैं आयु लिंग संरचना को पिरामिड की सहायता से दर्शाते हैं, उसे ही आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। और पिरामिड में एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि जब ये पिरामिड में दर्शाएंगे तो इधर वाला मुंह इधरे करेंगे, ये नहीं कि फोटो कॉपी पे बनाएंगे और मुंह एने कर लेंगे। तो एने कर लेंगे तो दायां हाथ हमारा इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर होगा, तब तो रॉन्ग साबित हो जाएगा। आपको जिधर फोटो बनाना है उधर अपना मुंह फेस उधर ही रखना है। तो चलो हम इधर फेस अपना रखेंगे तो मेरा ये वाला राइट हैंड जो है वो याद रखेंगे स्त्री को इंडिकेट करेगा और पिरामिड में ये जो बायां हाथ होगा सर जी ये पुरुष को इंडिकेट करेगा। यानी ये पिरामिड अगर देखें तो पिरामिड को बात को ध्यान से सुनेंगे, इसके बीच इधर स्त्री को, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं केवल आयु संरचना पिरामिड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आयु लिंग, लिंग है तो जब भी लिंग आएगा तो स्त्री और पुरुष की बातें चलेगी। अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर ये सब की बातें नहीं कर रहे हैं, समझ रहे बात ना? तो यहाँ पे स्त्री और पुरुष की बातें चलेंगे। तो इसमें आपको देखना है कि पिरामिड में कई बार सवाल ही आ जाते हैं सर कि आयु लिंग पिरामिड में, आयु लिंग संरचना पिरामिड में बाईं ओर किसको दर्शाया जाता है, ये दाईं ओर किसको दर्शाया जाता है। तो इस तरह के किसी भी तरह के सवाल आए याद रखेंगे दाईं ओर स्त्री को और बाईं ओर पुरुष को, बात के ध्यान में रखेंगे। चाहे वो किसी देश का लिंग पिरामिड हो, चाहे वो अल्प विकसित देश का हो, चाहे विकासशील देश का हो, चाहे विकसित देश का हो, किसी भी देश का अगर आयु लिंग पिरामिड होगा तो उसमें बाईं और पुरुष और दाईं और कौन होंगे तो स्त्री। एकदम स्कैन कर लीजिए पिक्चर्स को दिमाग में। अब यह ध्यान में रखेंगे आपके बुक में 3 पिरामिडों के बारे में पढ़ना है और ये 3 किसी न किसी तरह से जनसंख्या को के संदर्भ में बताता है कि या तो जनसंख्या का गिरावट होगा, या तो जनसंख्या स्थिर होगा, या तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये तीनों को लेकर करके ये हम लोग आयु लिंग पिरामिड को भी देखेंगे। एक बात आपको याद आ रहा होगा जब आप हमसे सेकेंड चैप्टर अगर इसमें पढ़े होंगे तो आपको बताया गया था जनांकीय संक्रमण, और उसमें हम लोग देखे थे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो थे वो दिए थे नॉइंस्टीन ने, और वहां पे हम लोग देखे थे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो थे उनको 3 अवस्थाओं में बांटते थे, और पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, जिसमें देखे थे कि पहली अवस्था में जन्म दर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा लोग जन्म ले लेते हैं, वो विकासशील देश में ऐसा होता है, और एकदम ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना वहां पे बच्चे जन्म ज्यादा लेते हैं, और शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक होने के कारण वहां लोग मरते भी ज्यादा थे। तो इस तरह से देखे थे पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में देखे थे कि लोग जन्म दर में सुधार कर लेते हैं और धीरे धीरे थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था आता है जिससे जन्म दर में सुधार होता है, और स्वास्थ्य वगैरह ये सब हॉस्पिटल वगैरह खुलते हैं तो थोड़ा सा हम लोग मृत्यु दर को भी काबू कर लेते हैं। और तीसरी अवस्था में देखे थे एकदम डेवलप को लेकर करके कि वहां जनसंख्या एकदम काबू हो जाता था। बस वही कंडीशन यहाँ ही तीनों चरण चलेगा, उससे आप रिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको विस्तृत होती जनसंख्या के बारे में जानकारी लेना है। तो इसमें याद रखेंगे, कहते हैं कि उच्च जन्म दर इसमें होता है। क्या होता है सर जी? उच्च जन्म दर। अब किसमें उच्च जन्म दर होगा, किसमें निम्न जन्म दर, एक को रटिए मत, केवल समझिएगा। ये तो हम आपके सुविधा के लिए लिख देते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये नीचे आधार वाला भाग है, अगर आधार चौड़ा होगा तो समझेंगे कि जन्म दर ज्यादा होगा। अगर किसी देश के पिरामिड को अगर आपको दिखाया जा रहा है और कह रहा है कि इस पिरामिड को केवल देख करके बताइए कि यहाँ आदमी जन्म ज्यादा लेगा कि कम लेगा, तो अगर पिरामिड का आधार, अगर नीचे का बेस अगर चौड़ा हो तो आप कहेंगे कि एकदम समझ रहे हैं जन्म दर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे का बेस पतला हो और ऊपर जाकर के एकदम चौड़ा हो जाए, या तो वो चतुष्कोण हो जाए या तो एकदम संकीर्ण हो जाए, तो नीचे का बेस पतला हो तो आपको समझना है कि
ये जन्म दर यहाँ जो है वो सर जी एकदम कम है। नहीं समझ रहे हैं? जैसे हम कहें कि चलो ये इस तरह से अगर हम पिरामिड मान ले, जैसे इधर पुरुष हो गए और इधर महिला होंगे, यही ना हो गए, दाएं तरफ स्त्री और बाएं तरफ पुरुष। अब ये देख रहे हैं कि सर जी चौड़ा है, ये चौड़ा है तो चलो जन्म दर बढ़ेगा। अब हम कहें कि चलो इस तरह से भाई ऐसे है और इस तरह से एकदम ऐसे और इसको घटा दे तो नीचे आधार कमेगा, इसका मतलब हो गया कि जन्म दर भी क्या हो जाएगा गुरुजी, कम जाएगा। बस इसी पे अब हम लोग देखेंगे। तो 3 पिरामिड है, अभी आपको समझ में आएगा। पहले पिरामिड को देखेंगे, देख रहे हैं ना, नीचे का आधार एकदम चौड़ा होगा तो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जन्म दर उच्च होगा कि निम्न होगा, उच्च हो जाएगा। साथ साथ याद रखेंगे इस तरह के जो बातें आते हैं कि किसी भी, अब बताइए जन्म दर किसका ज्यादा होगा, तो जो अल्प विकसित देश होगा, जो अल्प विकसित है, जिसके यहाँ विकास बहुत धीमी है। जैसे मैं आप नाइजीरिया को, 12वां का जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें नाइजीरिया का ये पिरामिड आपको दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल नाइजीरिया का ही पिरामिड ऐसा होगा। आप अफगानिस्तान को लेकर के देख लीजिए, वहां भी शिक्षा का स्तर नीचे है, वहां भी वो लोग भी अल्प विकसित कैटेगरी में आते हैं। तो आप अफगानिस्तान को भी उठा करके अगर देखेंगे तो वहां जन्म दर क्या है सर, तो ज्यादा है। तो चाहे नाइजीरिया की बात हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, और यहां तक कि कहते हैं मैक्सिको का भी पिरामिड जो होगा वो इसी आधार पर होगा। वो किस आधार पे, तो नीचे का बेस इसका चौड़ा होगा और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होते चला जाएगा, तो पतला होते चलाएगा। और कहीं ना कहीं अगर इसको हम देखें तो ये त्रिभुजाकार का शेप बनता है। तो ये याद रखेंगे, त्रिभुजाकार अगर पिरामिड का शेप रहे तो कहेंगे वो ये विस्तृत होती यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को बता रही है। अब इसमें देखेंगे कि जन्म ज्यादा लेगा तो ऐसे देश की स्थितियां गड़बड़ रहेगी, सरकार व्याकुल हो जाएगी कि इतने जनसंख्या जन्म ले रहे हैं, उनको रहने सहने पढ़ने लिखने इस सब की व्यवस्था करना। क्योंकि यहाँ पे जब नीचे का जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा, अभी देखें हम लोग, बालकों की स्थितियां बढ़ जाएंगी तो उसको शिक्षा व्यवस्था भी तो लागू करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं देख करके ये पता चलता है कि नीचे वाला स्थिति अगर गड़बड़ हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो नहीं अगर संभाल खाएगा तो ऊपर जैसे जैसे आबादी जाएगा वैसे वैसे वहां पर क्या होंगे कि हॉस्पिटल ठीक नहीं होंगे, तो वहां पे मृत्यु दर भी क्या होने लगते हैं ज्यादा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ऐसे होते हैं, अल्प विकसित वाले में ज्यादातर ग्रामीण टाइप के ही इलाका होते हैं, नगरीकरण का अभाव हो जाता है। चलिए यार ध्यान से सुनेंगे, वहां शिक्षा का स्तर भी क्या हो जाता है नीचे। अब ये बात को समझेंगे, इसका आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार, इसमें मेन फोकस करेंगे। और ये याद रखेंगे जन्म दर ज्यादा होगा और नीचे का आधार चौड़ा होगा। ये कौन से देश में हो सकते हैं, तो अल्प विकसित देश में, जैसे नाइजीरिया इसका उदाहरण है, बांग्लादेश है और मैक्सिको है। एक बात ध्यान में रखेंगे कि मरने वाले अगर जीवन प्रत्याशा में अगर बात कर ले तो महिला और पुरुष में अगर दोनों में अगर देखे तो एक चीज तो तय है, ऐसा नेचुरली है कि लड़के ज्यादा जन्म लेते हैं और लड़कियां कम जन्म लेती है। ये बात को ध्यान रखेंगे। और वो तरह तरह के बातें भी हो सकते हैं। अच्छा, एक ऐसे भी होते हैं कि अगर कम है तो वहां पे हो सकता है कि उसका गर्भ में ही टेस्ट कर करके और लड़कियों की भ्रूण हत्या भी हो जाती है। तो बहुत तरह के बातें निकल के आएंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर बात कर ले हम, नेचुरली अगर देखें तो लड़के जन्म ज्यादा लेते हैं, लेकिन अगर मरने की बात कर ले तो जो ज्यादा लंबे समय तक जीने की बात कर ले तो स्त्री लंबे समय तक जीती है लड़कों की अपेक्षा, यानी लड़के बहुत कम समय में जो है वो गुजर जाते हैं। चलिए ध्यान में रखेंगे। नहीं तो काफी अपने इलाका में देखेंगे कि बहुत सारे आपकी दादी उदी होंगे अगल बगल पास पड़ोस में, लेकिन दादा कब गुजर गए। ठीक है, तो ये चीजें देखा जाते हैं कि लड़के जन्म ज्यादा लेता है तो लड़की कम जन्म लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन प्रत्याशा की अगर बात कर ले तो जो लड़के होते हैं यानी पुरुष होते हैं वो कम समय में लुढ़क जाते हैं, चले जाते हैं, और जो महिला होती है वो ज्यादा समय तक जीते हैं। तो ये ध्यान में आप थोड़ा सा रखिएगा। अब आगे बात कर ले हम लोग, तो दूसरी बात कर ले तो ये है आपका स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या में किस तरह का होता है भाई, तो इसके लिए आपके बुक्स में एक ऑस्ट्रेलिया का लिंग पिरामिड दिया गया है। कैसा लिंग पिरामिड है, तो ये आयु लिंग पिरामिड है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आयु लिंग पिरामिड को अगर हम देखेंगे तो अब इसका जो नीचे का आधार है वो नाइजीरिया की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे एकदम चौड़ा जो है ना वो कम गया है। क्या हो गया है, कम गया है, ये देखिए। और ऊपर में अगर बात कर ले तो एक घंटी के आकार का, जैसे आप पढ़ते थे ना
अगर हिस्ट्री के विद्यार्थी है तो भाग, अगर हम लोग तीसरा हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इंडो सारासेनिक। और इंडो सारासेनिक में क्या होंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जो बड़ा बड़ा इमारत वगैरह बनेंगे, मकबरे वगैरह बनेंगे, तो उसमें एक इधर से देखेंगे कि गुंबद आकार का बनता है, बस उसी तरह का ये पिरामिड का स्ट्रक्चर होगा। भूलिएगा नहीं कि पिरामिड को एकदम 20 से डिवाइड किया जाएगा और इधर होंगे पुरुष और इधर होंगे स्त्री, बात को समझेंगे। और ये पिरामिड ऑस्ट्रेलिया का लिया गया, जिसका आधार थोड़ा सा क्या है सर जी, तो कम चौड़ा है। और बात को समझेंगे, ऊपर में धीरे धीरे अब ये तो सबका कहीं ना कहीं ऊपर जा करके हल्का त्रिभुजाकार टाइप का हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जन्म और दोनों मृत्यु, दोनों को दोनों याद रखेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर, ये याद रखना है, दोनों लगभग क्या होते हैं, तो समान होते हैं। चलिए ध्यान में रखेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो समान होते हैं। और ऊपर का आकार अगर देखें तो इस तरह से जो राजा महाराजा का भवन होते हैं गुंबद में होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि घंटी आकार का। कौन आकार का, घंटी आकार के। और ये याद रखेंगे, अगर जन्म दर भी बराबर हो जाए मृत्यु दर के तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या स्थिर रहेगी, और इसीलिए हम लोग इसको स्थिर जनसंख्या के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे, ह्रासमान जनसंख्या की अगर बात कर ले तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया एक उदाहरण दिया गया आपके बुक में, जापान देश का। इसमें हम लोग देखें कि लगभग ठीक ठाक है, ना तो जनसंख्या बढ़ रही है और ना तो जनसंख्या घट रही है, स्थिर जनसंख्या को ये प्रदर्शित करते हैं। बताइए इस पिरामिड का आकार किस आकार का होता है, तो घंटी के आकार का होता है। लेकिन जब हम कहें कि त्रिभुजाकार किसका होगा, तो वो पहले आप समझिएगा, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर बढ़ाने के लिए वहां जो लिंग आयु का जो पिरामिड होगा, आयु लिंग पिरामिड होगा, उसमें याद रखेंगे त्रिभुजाकार। तीन बातें तो याद रखेंगे, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो त्रिभुजाकार, स्थिर जनसंख्या कहेगा तो समझ जाएंगे वो घंटी की तरह। और अगर आपसे कह दे कि जनसंख्या या तो एकदम बढ़े ही नहीं, स्थिर नहीं रहे, जीरो हो जाए, या फिर तो निगेटिव माइनस में जाने लगेगा, तो इसके लिए याद रखेंगे जनसंख्या का जो आयु लिंग पिरामिड हम लोग बनाएंगे तो उसमें ऊपर का भाग संकीर्ण हो जाएगा। ऊपर का भाग क्या होगा, संकीर्ण। और नीचे के अगर आधार की बात कर ले तो ये तो और पतला हो जाएगा जी, ये याद रखेंगे। पहले बता दी कि आधार जैसे जैसे पतला होगा हम समझ जाएंगे कि वो जन्म दर भी क्या हो रहा है, कम। तो जो विकसित एकदम डेवलप कंट्रियां हैं, जिसमें जापान का पिरामिड है, यहां पे आधार एकदम कम है, यानी यहां पे याद रखेंगे कि जन्म लेने वाले की जो संख्या है वो कम है। अच्छा, एक बातें और भी आपको हम बता दें कि नीचे का जनसंख्या को तीन वर्गों में अभी बांटे। नीचे जन्म दर, बीच में जो आपका आएगा ये आपका ये नीचे बाल्यावस्था वाला आ जाएगा, बालकों की किशोरा वर्ग इस सब में आ जाएगा 15 वर्ष से नीचे, और 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष बीच में आ जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वृद्ध वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लेते हैं, यहां देखते रहिए बढ़िया से, अगर इधर में पुरुष होंगे और इधर में महिला, तो ये वृद्ध वर्ग की महिलाएं होंगे, और ये जो आपका होंगे वो पुरुष वर्ग में वृद्ध पुरुष होंगे। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात ये आता है कि तीन वर्ग में जो तीन कैटेगरी में आयु को हम लोग संरचना को बांटते हैं, जिसमें सबसे नीचे जो होता है वो बालक है, ऊपर में जो है वो कौन होगा सर जी, तो प्रौढ़ वर्ग, युवा वर्ग, और सबसे ऊपर में कौन होगा, तो वृद्धा वर्ग। ये तीन कड़ी को आप समझ गए। नीचे का अगर आधार पतला है इसका मतलब है कि जन्म दर कम है, अगर ये चौड़ा है इसका मतलब है कि प्रौढ़ जनसंख्या क्या है सर जी, ज्यादा है। अब मान लेते हैं किसी देश में प्रौढ़ जनसंख्या ज्यादा है, तो सरकार देखेगी कि हमारे यहाँ कितने जो है युवा वर्ग में इस अवस्था में कितने लोग हैं, और इस अगर प्रौढ़ अवस्था की अगर बात कर ले तो कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुषों हैं, और इतने पुरुषों और इतने महिलाओं में कितने लोग रोजगार प्राप्त किए हैं कि नहीं प्राप्त किए हैं। अच्छा, जो लोग इतना रोजगार प्राप्त किए, इतना आबादी हमारे यहाँ युवा वर्ग कैसे है जो रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस युवा वर्ग के ऊपर में दो जनसंख्या के आयु वर्ग निर्भर है, जिसमें डिपेंड है, जिसमें एक तो वृद्धा वर्ग है और एक उसके नीचे का उसके जो बाल बच्चे ये सब है, पढ़ते हैं खाते पीते हैं वो है। तो कहीं ना कहीं अगर बीच में उसको रोजगार में नहीं लगाया जाएगा तो उस पे जो आश्रित दो वर्ग है वो भी बेचारा लाचारी में चलेगा, और प्लस में अगर वो ज्यादा इनकम अर्जित नहीं कर पाएगा तो हमारे देश की स्थितियां भी क्या हो जाएंगी, खराब। तो कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी बढ़ने में जो सहायक करेगा, अगर वो नौकरी उकरी करेगा, तो अगर नहीं नौकरी कर रहा, बेरोजगार है, तो अन्य दो वर्गों की हालत उसके जरिए खराब होगा और देश की इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी, वस्तुएं उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, जीडीपी भी नीचे चला जाएगा।
तो ये सरकार इस तरह से अपना एक जो है वो आंकलन करती है। तो ह्रासमान जनसंख्या में क्या है कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर की बात कर ले तो दोनों क्या होता है, कम होता है। याद रखेंगे जन्म दर, ये याद रखना है, जन्म दर क्या होगा सर जी, कम, बहुत कम होगा। और बहुत विकसित देश है तो यहाँ ज्यादा आदमी नहीं मरेंगे, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ जन्म दर क्या होगा जी, तो कम हो जाएगा। और मृत्यु दर की बात कर ले तो यहाँ मृत्यु दर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऐसे देश में जनसंख्या ऐसे नहीं है कि देखिए ऐसे देशों में हम ये कह दें कि ऐसी नहीं है कि जनसंख्या जो होती है ना वो बढ़ती नहीं है। जनसंख्या ऐसे देशों में भी क्या होती है, बढ़ती है, समझ रहे बात। लेकिन इस देश में जो बड़ी जनसंख्या है उसका ज्यादा हिस्सा कौन होगा, तो ऊपर वर्ग वाला होगा। याद रखेंगे जो ऊपर में वृद्ध वर्ग वाला जो है ये सब ज्यादा हो जाएगा, और जो बालक है ये क्या हो जाएगा, कम जाएगा। 20वीं शताब्दी के बाद जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बात को ध्यान सुनेंगे, 20वीं शताब्दी के बाद जो विश्व में ये जनसंख्या बढ़ रही है उसमें आपको अब समझना होगा कि इस जनसंख्या में नीचे आयु का जो वर्ग है वो नहीं बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे सब डेवलप हो रहा है। अब जो बढ़ रहा है वो आपका उसमें ज्यादा आबादी प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग है। ये बात को समझेंगे, ऐसा नहीं जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इन जनसंख्या में पहले जितना रेशियो से याद रखेंगे नीचे वाला जो होता था यानी जन्म दर बढ़ता था, अब उतना रेशियो से नहीं बढ़ता है। अब जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, इसमें युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग की है। क्योंकि अब मरने वाले लोगों को बहुत ज्यादा तकनीक हो गया है, तो मरने वाले लोगों को कोई बीमारी से जुड़ा उसको भी बचाया जा रहा है। और डेवलप हम लोग हैं, शिक्षित जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे ज्यादातर हम लोग जन्म दर को क्या किए हैं, तो काबू में करते जा रहे हैं। तो इस तरह के थोड़ी सी बातें आपको थी जो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया, ऊपर का संकीर्ण भाग होगा या फिर इसको सुंडाकार शीर्ष कह सकते हैं। ऊपर का शीर्ष क्या होगा, तो सुंडाकार का होगा, और इसमें जनसंख्या जो होगा या तो शून्य होगा सर जी या तो ऋणात्मक। तो याद रखेंगे ह्रासमान जनसंख्या में अगर पिरामिड की बात कर ले तो किसका उदाहरण प्रमुख है, जापान का, और सबसे अगर कम में बात कर ले तो नाइजीरिया का। तो चलिए हम लोग अगले दिन बात करेंगे खास कर करके ग्रामीण, नगरीय और एक व्यवसायिक संरचना, यानी एक दिन का है टॉपिक, आराम से हम आपको कवर करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।